वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 जीएसटी पोर्टल पर किस तरीके से फाइल करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 किसको फाइल करनी होती है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन सप्लाई करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, चाहे वो 95 की सप्लाई हो या फिर सेक्शन 52 वाली सप्लाई हो, या फिर जो पर्सन खुद ईसीओ है और वो 95 की सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 फाइल करनी होती है। बट इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ई कॉमर्स ऑपरेटर है कौन, और ई कॉमर्स ऑपरेटर में 95 वाले ई कॉमर्स वाले ऑपरेटर कौन से हैं, सेक्शन 52 वाले कौन से हैं, किसको कौन सी सेल की रिपोर्टिंग करनी है। हर एक कंसेप्ट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि आखिर ईसीओ कौन होता है। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम आप नोट्स से पढ़ाते हो तो नोट्स हमें साथ के साथ दिया करो। मैं एक व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगी कि अगर आपको नोट्स की जरूरत है या किसी भी स्टडी मटेरियल की जरूरत है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप के अंदर मैं सारी पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया करूंगी, जितनी भी पीडीएफ मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करती हूँ अपने बैच के अंदर। ठीक है, तो आ जाओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो पर्सन है जो कि ऑन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो बायर को और सेलर को कनेक्ट करता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपके पास ये अमेजोन है, ठीक है, ये एक एग्रीगेटर है। इस एग्रीगेटर को मैं नाम दे रही हूँ क्या, अमेजोन। अमेजोन क्या करता है, अमेजोन जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या मैं कह सकती हूँ गुड्स प्रोवाइडर है, गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं और जो लेना चाहते हैं, ये उनको क्या करवाता है, मैचअप करवाता है। यहाँ पे लोग अपनी गुड्स डाल देंगे या सर्विसेज डाल देंगे। जो भी एग्रीगेटर है, एग्रीगेटर के पास अपनी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे कि हम फलानी फलानी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे अपलोड कर दी। अब यहाँ पे जिस भी सर्विस प्रोवाइडर को, सॉरी सर्विस रिसीवर को वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव करनी है, वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, आप ये कह सकते हो ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए, जैसे मैं बात करूं, आप लोग अमेजोन से गुड्स परचेज करते हो, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे रिसीवर है। अमेजोन क्या करता है, अमेजोन के यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं वो अपनी गुड्स जो है वो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि हमारे पास ये गुड्स है। यहाँ से रिसीवर ने क्या की, गुड्स परचेज की, यहाँ से रिसीवर ने गुड्स परचेज कर ली। तो जब यहाँ से रिसीवर ने गुड्स को परचेज किया, ध्यान सुनिए, जब यहाँ से रिसीवर ने गुड्स को परचेज किया तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन इनसे गुड्स लेगा और किसको डिलीवर कर देगा, रिसीवर को डिलीवर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुड्स रिसीवर को डिलीवर हुई, बिल कौन बना करके देगा, बिल सेलर बना करके देगा, लेकिन रिसीवर पेमेंट किसको देता है, रिसीवर पेमेंट देता है यहाँ पे अमेजोन को। अमेजोन यहाँ से अपनी प्लेटफॉर्म फीस डिडक्ट करता है और फीस डिडक्ट करने के बाद ये पेमेंट किसको दे देता है जी, सप्लायर को दे देता है। ये अपनी जो भी प्लेटफॉर्म फीस है, मिनिमम वटएवर जो भी इनके एग्रीमेंट के हिसाब से वो ये डिडक्ट करेगा, बाकी पेमेंट सप्लायर को दे देगा। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। क्लियर? ऐसे ही ओला है, उबर है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपनी सर्विसेज मेंशन कर देते हो और रिसीवर वहां से सर्विसेज ले लेता है। पेमेंट जो है वो इनके पास जाएगी, उसमें से ये प्लेटफॉर्म फीस अपनी डिडक्ट कर लेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। राइट एवरीवन, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में देखो, रिवर्स चार्ज लगता है, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे वैसे रिवर्स चार्ज कैसे लगता है, कब लगता है। बट सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझो, दो तरीके के ईसीओ हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन ईसीओ हमारे पास कौन सा होता है, सेक्शन 95 वाला ईसीओ, ईसीओ अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, ईसीओ अंडर सेक्शन 52, ईसीओ अंडर सेक्शन
टू। देखो थ्योरेटिकली समझना जरूरी भी है। आप लोग ये सोचोगे ना कि मैम थ्योरेटिकली करवा रहे, थ्योरेटिकली भी बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। प्रैक्टिकली भी मैं इस चीज को बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। बट थ्योरेटिकली कंसेप्ट पता होगा तो प्रैक्टिकली करने में मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखो एक सेक्शन कौन सा हो गया, सेक्शन 95 हो गया, दूसरा हो गया सेक्शन 52। अब समझो इन दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। जब आप बात कर रहे हो सेक्शन 95 की, तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई कर रखी है सर्विसेज। कुछ एक सर्विसेज ही हैं जो सेक्शन 95 में आएंगी, उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज लगेगा मैम मतलब ये कि सर्विसेज आप दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप का नाम पी है, कोई भी एक पर्सन है पी, वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। वो क्या कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है, ठीक है। पी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ईसीओ, ईसीओ को थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रिसीवर को। यहाँ पे सर्विस देने वाला कौन है, सर्विस देने वाले तो आप हो, ठीक है, आपने ईसीओ के थ्रू दी, नो इशू। लेकिन देने वाला कौन है, यहाँ पे सप्लायर कौन है, भैया सप्लायर तो आप ही रहोगे ना, ठीक है। वो तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सप्लायर तो आप हो, सप्लायर आप हो, रिसीवर ये है। लेकिन जीएसटी कौन देगा, जीएसटी ईसीओ वाले भाई साहब देंगे, आप नहीं दोगे, ईसीओ देगा। यहाँ पे ये कुछ एक सर्विसेज नोटिफाई की हुई है गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना, बीइंग अ सप्लायर ईसीओ जो है वो जीएसटी पे करेगा। यहां तक आप लोगों को मेरी बात क्लियर होगी? हाँ जी ठीक है मैम, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ओके नाउ अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। वो नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी हैं जिसके ऊपर ईसीओ टैक्स पे करेगा। देखो सबसे पहले तो ले लो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की गई तो वहां पे टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ पे करेगा। वो सेक्शन 95 के अंदर आती हैं, क्लियर। जितनी भी सर्विसेज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है वो कहाँ आएंगी, वो ईसीओ के अंदर आएंगी, 95 वाले ईसीओ में, और वहां पे टैक्स कौन देगा, ईसीओ देगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अकोमोडेशन सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज ओयो मेक माई ट्रिप ये लोग प्रोवाइड करते हैं ना। अगर आपको कोई भी होटल अकोमोडेशन वगैरह की सर्विसेज देखनी है तो आप मेक माई ट्रिप से अपना जो है देख लेते हो कि कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ पे हमें स्टे करना चाहिए एंड ऑल। ओयो मेक माई ट्रिप आपको प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ टैक्स देगा, पर्सन अनरजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ टैक्स नहीं देगा। फिर यहाँ पे कौन टैक्स देगा, वो पर्सन टैक्स देगा। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को चार्ट बना करके इस चीज का दिखाती हूँ। देखो इसको पहले वाले डेटा को मैं रब कर दूं यहां से, देखो देखिए चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 95 के ईसीयू की मैं बात कर रही थी। 95 के ईसीयू में अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या फिर रेस्टोरेंट सर्विस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो या रेस्टोरेंट सर्विसेज हो, तो यहाँ पे ईसीओ जो है वो टैक्स पे करेगा। एट एवरी कोस्ट ईसीओ टैक्स पे करेगा। जो भी सर्विसेज आपने ईसीओ के थ्रू दिए, ध्यान रखिए आपने 100 रुपए की सर्विसेज दी, यहाँ पे इस केस में आप लोगों ने 100 रुपीज की सर्विसेज दी, जिसमें 40 रुपीज की सर्विसेज किसके थ्रू है जी, ईसीओ के थ्रू है। 60 आपने खुद से सर्विसेज दी है, तो ये 60 के ऊपर टैक्स आपने खुद भरना है, लेकिन 40 के ऊपर टैक्स कौन देगा, 40 के ऊपर ईसीओ देगा। 40 रुपीज पे कौन देगा, ईसीओ टैक्स देगा। क्लियर। ये दोनों सर्विसेज के केस में टैक्स कौन पे करता है जी, ईसीओ करता है। बट अगर मैं बात करूं कौन सी सर्विसेज की, अकोमोडेशन सर्विसेज की और हाउस कीपिंग सर्विसेज की, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है कि क्या सप्लायर रजिस्टर्ड है, क्या जो सप्लायर है सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे सप्लायर जीएसटी देगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो यहाँ पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। राइट एवरीवन, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पे ये 4 सर्विसेज 95 में आएंगी आप लोगों के पास, सिर्फ 4 ही सर्विसेज हैं जो आपके पास 95 में दी हुई है। फर्स्ट वन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अकोमोडेशन सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज और रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। अब इन चारों में से अगर मैं बात करूं आपके पास पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है और रेस्टोरेंट सर्विस है, तो इन दोनों के केस में कौन टैक्स पे करेगा जी, ईसीओ टैक्स पे करेगा।
बट अगर यहीं पे आप लोगों के पास एकोमोडेशन सर्विस और हाउस कीपिंग सर्विसेज दिए तो यहाँ पे चेक करो। क्या चेक करोगे कि क्या सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर से टैक्स ले लो, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीयू से टैक्स ले लो। मेरी बात समझ में आ गई कैसे टैक्स आपको लगाना है इनके ऊपर? क्लियर हो गया? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो इसी के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे ये सर्विसेज जो है, मतलब यहाँ पे मतलब गुड्स नहीं लेना है, सिर्फ आपको सर्विसेज लेना है। ये जो स्कीम है ये सिर्फ सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होती है, गुड्स के ऊपर नहीं होती। देखो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी सर्विस है, एकोमोडेशन की भी सर्विस है, जैसे ओयो, मेक माई ट्रिप, हाउस कीपिंग, प्लम्बर, कारपेंटर की कोई भी सर्विसेज होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, रेस्टोरेंट जैसे स्विगी जोमेटो हो गए, ये जो भी सर्विसेज देते हैं ये 9(5) के तहत टैक्सेबल होती है। अब जैसे मैं बात करूं, कोई भी रेस्टोरेंट चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी रेस्टोरेंट आपके आसपास का होगा वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है मैटर नहीं करता। जोमेटो के थ्रू अगर आपने कुछ भी मंगवाया तो जोमेटो क्या करेगा? देखो, लीगल प्रोसेस को समझो, ध्यान से समझना। आपने जोमेटो से कुछ भी मंगवाया, मैं यहाँ पे आपको एक मैंने यहाँ पे ना इधर लिया भी था, हाँ ये देखिए, मैंने कुछ एक पिक्चर्स आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी ताकि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। आपने ये जोमेटो के भैया हैं, जोमेटो से आपने कुछ भी मंगवाया XYZ, जोमेटो वाले क्या करेंगे? जोमेटो वाले आपसे एक तो बिल की पेमेंट लेंगे, जितने का भी आपका बिल है उस बिल की पेमेंट आप लोगों से लेंगे, ठीक है। प्लस में आप लोगों से टैक्स रिसीव करेंगे। कई बार ये डिलीवरी चार्जेस भी आप लोगों के ऐड करते हैं, वो एक तो ये रखेंगे, ये आपसे टैक्स की पेमेंट रिसीव करेंगे, यहां से आपसे जीएसटी ले लेंगे, राइट। तो अब ये करेंगे क्या? ये काम करेंगे, जो इन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया, जोमेटो ने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया XYZ, वो जीएसटी जोमेटो अपने आप से किसको दे देगा जी? ध्यान से सुनना, अपने आप से किसको दे देगा? जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट को ये कौन पे करेगा? ये जोमेटो पे करेगा। क्लियर? अब जो ये बिल की पेमेंट आई, फॉर एग्जांपल बिल की पेमेंट आई 1000, ये आपके पास 50 रुपीज का यहाँ पे टैक्स रिसीव हुआ, तो 50 रुपीज तो इन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दिए, खुद से दे दिए इन्होंने क्या किया? खुद से ये पैसा दे दिया। और 1000 रुपए में से ये क्या करेंगे? 1000 में से अपनी प्लेटफॉर्म फीस यहां से डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2%, 3%, जो भी है, ठीक है, जितना भी है। मैं कहती हूँ इनका 1% है, 1% है तो ये 10 रुपीज यहाँ पे रखेंगे और बाकी का पैसा किसको दे देंगे? जिस रेस्टोरेंट से इन्होंने आपको डिलीवरी ला करके दी है, वो कितनी भी हो सकती है प्लेटफॉर्म फीस, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। क्लियर एवरीवन? ये बाकी पैसे में से प्लेटफॉर्म फीस डिडक्ट करेंगे, जो भी सेलर है सेलर को दे देंगे। तो मैम क्या सेलर भी जीएसटी भरेगा? नहीं, सेलर इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करेगा। सेलर ने, ध्यान रखिए, सेलर ने जितना भी माल जीएसटी नहीं, जितना भी माल जोमेटो के थ्रू सेल किया उसके ऊपर सेलर जीएसटी नहीं देगा, लेकिन अलग से जो भी माल ये बेचेगा उसके ऊपर जीएसटी देगा। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो, यही मैं एग्जांपल लूं अगर मेक माई ट्रिप का, मैंने बोला होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज पे थोड़ा सा ट्विस्ट था, ठीक है। इस डायग्राम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेक माई ट्रिप की, तो मेक माई ट्रिप ने क्या किया? मेक माई ट्रिप से इस होटल ने सर्विसेज ली, मेक माई ट्रिप से इस होटल ने सर्विसेज ली। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये इस मतलब मेक माई ट्रिप के थ्रू उन्होंने किसी भी पर्सन को सर्विसेज दी। तो ये जो होटल वाले हैं, ये होटल वाले क्या है? रजिस्टर्ड। ये होटल वाले क्या है? रजिस्टर्ड है, काफी बड़ा फेमस होटल है और इसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। क्लियर? अब जो भी पर्सन यहाँ पे सर्विसेज लेगा, XYZ ये एक पर्सन है, इसने मेक माई ट्रिप से होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज ली, इस होटल में जाकर के वो रुका, तो यहाँ पे इसने पेमेंट किसको दी? इसने मेक माई ट्रिप को पेमेंट दी। ये पर्सन क्या करेंगे? ये भाई साहब मेक माई ट्रिप को पेमेंट करेंगे। इन्होंने 10,000 की पेमेंट मेक माई ट्रिप को की, प्लस में जीएसटी इन्होंने पे किया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 10,000 भी पे किए, जीएसटी भी पे किया। क्लियर? अब यहाँ पे मेक माई ट्रिप क्या करेगा? मेक माई ट्रिप यहाँ पे जीएसटी एज इट इज किसको पे कर देगा? जीएसटी भी इसको पे कर देगा। यहाँ पे 10,000 में से अपनी प्लेटफॉर्म फीस माइनस करेगा और पैसा भी इसको दे देगा। मैम जीएसटी भी इसको दे दिया? हाँ जी, प्लेटफॉर्म फीस तो ऑब्वियसली जब वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं काम करने के लिए तो प्लेटफॉर्म फीस तो काटेगा ही ना, बाकी इसको
पे कर दिया। अब यहाँ पे जीएसटी इसको क्यों दिया? क्योंकि बेटे ये यहाँ पे ना रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने ऑलरेडी खुद से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप होटल सर्विसेज या हाउस कीपिंग सर्विसेज ले रहे हो और आप रजिस्टर्ड हो तो आप खुद से जीएसटी पे करोगे। तो यानी यहाँ पे जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? ये होटल वाला पे करेगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। मेरी बात समझ में आ गई? यही दूसरी साइड कोई एक और पर्सन है, दूसरी साइड हम एक और पर्सन को लेकर के चलते हैं। ये जो दूसरा पर्सन है इसने भी मेक माई ट्रिप से सर्विसेज ली, ये जो दूसरे भाई साहब हैं इन्होंने भी मेक माई ट्रिप से सर्विसेज ली। अब इन्होंने मेक माई ट्रिप को पेमेंट कर दी 4000 की प्लस में जीएसटी की, 4000 की प्लस में जीएसटी की। अब ये जो है ये सर्विसेज इस होटल के रिगार्डिंग ली गई, जो ये सर्विसेज थी वो इस होटल के रिगार्डिंग ली गई। अब ये होटल जो है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? यहाँ जीएसटी पे करेगा मेक माई ट्रिप, यहाँ पे मेक माई ट्रिप को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो अब अगर ये जीएसटी पे करता है तो ये क्या करेगा? ये जीएसटी अपने पास रखेगा, ये गवर्नमेंट को यहाँ से जीएसटी पे कर देगा, ये यहाँ से गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा और प्लेटफॉर्म फीस काट करके बाकी पैसा इसको दे देगा। अब आप लोग जब भी जनरली देखोगे ना तो इस टाइप के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो पहले ये कंडीशन लगा देते हैं कि आपको अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज देनी है, आपको अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज देनी है तो कृपया करके कहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लो? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो, ताकि इनकी लायबिलिटी खत्म हो जाए। अब कई ऐसे केसेस हैं जहां पे आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, लायबिलिटी इन लोगों पे आ जाती है, तो इसलिए पहले ऑलमोस्ट रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर होटल एकोमोडेशन सर्विसेज या हाउस कीपिंग की मैं बात करूं और आप लोग अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो जीएसटी गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म वाला जो है पर्सन वो पे करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो इसी बात पे लाइक का बटन प्रेस कर देना। अब इसमें देखो, अगर हम बात करें तो टैक्स लायबिलिटी वैसे तो ईसीओ पे है, बट दो केसेस में हमने देखा अगर पर्सन रजिस्टर्ड है किसमें? हाउसकीपिंग में और अकोमोडेशन के अंदर, तो वो खुद से पे कर देगा। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन, क्या सप्लायर का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? देखो, अगर आपकी सर्विसेज ऐसी हैं कि जो ईसीओ है, ईसीओ को टैक्स पे करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो हर एक पर्सन से सामान उठाता है और क्लाइंट तक पहुंचा देता है, जो भी पर्सन को जैसे खाने पीने का सामान है। तो क्या हर एक पर्सन को, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं है भैया। किस लिए लेना है? आप सिर्फ जोमेटो के थ्रू सामान ही तो दे रहे हो, वहां पे जोमेटो जीएसटी पे कर रहा है। इनवॉइस कौन इशू करेगा? ईसीओ टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा। अगर ईसीओ टैक्स पे कर रहा है तो रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न कौन फाइल करेगा? जो R133B है, अगर ईसीओ के पास ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वो फाइल करेगा। क्लियर? लेकिन अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी 95 वाले की भी कि आपने कितना माल उसके थ्रू सप्लाई किया, 52 वाले की। प्रैक्टिकल फाइलिंग में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? लेकिन सबसे पहले ईसीओ अंडर सेक्शन 52 भी समझ लो। ईसीओ अंडर सेक्शन 52 कौन सा? 95 क्लियर हो गया, मेन 4 ही सर्विसेज उसके अंदर थी, ठीक है? अब आ जाइए जी सेक्शन 52 पे। सेक्शन 52 वाले ईसीओ कौन से हैं? सेक्शन 52 वाले ईसीओ वो हैं जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये ईसीओ आपसे टैक्स भी कलेक्ट करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अब मैम नहीं हुई, हमें तो टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा, क्या क्या आएगा इसके अंदर? देखो, सबसे पहले ये समझ लो, 95 में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज थी, लेकिन 95 के अलावा जब मैं 52 पे आ जाती हूँ, 52 में गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से समझो, मैं बताती हूँ सब आपको। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाएंगे। ईसीओ आपको सप्लाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन ये खुद से कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। क्लियर? लेकिन ये जो ईसीओ आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अदर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने का, ये आपकी जितनी भी सेल है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करते हैं। बाद में डिपॉजिट करवा देंगे आपको, ठीक है? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे और वो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन एक बार के लिए ये आपका टीसीएस जो वो कलेक्ट करेंगे। 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, अगर आईजीएसटी है तो 1% आपका नेट टैक्सेबल वैल्यू का ये लोग कलेक्ट करेंगे। किसका? नेट टैक्सेबल वैल्यू का, विद जीएसटी नहीं, नेट टैक्सेबल वैल्यू का ये 1% आपका कलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है मैम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टीसीएस में, अगर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो टीसीएस में कौन सी आपने टैक्सेबल सप्लाई जो है वो इंक्लूड करके चलनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको नेट टैक्सेबल सप्लाई लेनी है। तो नेट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? नेट टैक्सेबल मतलब जितनी आपने टोटल सप्लाई की, ठीक है, जितनी आपने टोटल सप्लाई की ईसीओ के थ्रू, उसमें से माइनस कर देना रिटर्न। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? रिटर्न्स। देखो कुछ भी सेल रिटर्न भी तो आ सकता है ना, ठीक है। आप ऑनलाइन कुछ भी सेल कर रहे हो, गुड सेल कर रहे हो, तो कुछ भी रिटर्न्स आ सकती हैं, कैंसिलेशंस हो सकती हैं। तो जितना आपने सेल किया, यहाँ मैं लिख देती हूँ टोटल आपकी जो सेल है, माइनस में जो भी आपका रिटर्न आ गया सामान, प्लस में जो भी कैंसिल हो गए आपके ऑर्डर्स वो, और एक्सक्लूड कर देंगे जो कि 9(5) की सेल है। इसमें से 9(5) वाली सेल भी एक्सक्लूड कर देना। हो सकता है आप एक से ज्यादा सर्विसेज सप्लाई करते हो या एक से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। ऐसा होता है ना कि आप एक से ज्यादा सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो या गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो साथ में, तो 9(5) वाले अगर कोई भी गुड्स इसमें, सॉरी सर्विसेज इसमें आ रही हैं, तो वो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सबसे पहले टोटल ईसीओ वाली सेल ले ली। यहाँ पे मैं टोटल ईसीओ वाली सेल लिख देती हूँ क्योंकि अदर भी हो सकते हैं ना, अदर देन ईसीओ भी कुछ करते होगे। टोटल ईसीओ की सेल माइनस में जितना रिटर्न या कैंसिल हो गया ऑर्डर का, माइनस में 9(5) वाली सेल, इसका 1%, 1% यानी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, इतना आपके पास टीसीएस कलेक्ट कर लेगा ईसीओ। क्लियर? अब कब सिलेक्ट करेगा जी? ड्यू डेट उसकी क्या रहेगी? देखो जब आपको पेमेंट करेगा ना, पेमेंट के टाइम पे ही सबसे पहले तो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। डिपॉजिट कर देगा 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। जैसे अब हम मई का मंथ चल रहा है, मई मंथ का टीसीएस कब कलेक्ट करेगा? आगे जून में, सॉरी कब जमा करवाएगा? जून के जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ की 10th तारीख तक, यानी 10 जून तक। क्लियर? जून का कब करवाएगा? 10 जुलाई तक। क्लियर? फाइल करेगा अपनी जीएसटीआर 8, जिसके अंदर वो अपना टीसीएस डिपॉजिट कर देगा। टीसीएस का रेट मैंने आप लोगों को बता दिया। लाइबिलिटी किसके ऊपर रहती है? ईसीओ जमा करवाएगा, उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, और इवन कैश लेजर में जाके वो टीसीएस आपका स्टैंड करेगा। जितना टीसीएस कलेक्ट किया ईसीओ ने, ईसीओ सबसे पहले देखिए, ईसीओ ने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया, फिर अपनी जीएसटीआर 8 में इसको दिखाया, कब? नेक्स्ट मंथ की 10th तक। क्लियर? फिर ये आपके कैश लेजर में चला जाएगा। आप इसको कैश लेजर के अंदर जाके क्लेम कर सकते हो इस टीसीएस को। क्लियर हो गई मेरी बात? नाउ सप्लायर का रजिस्ट्रेशन, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है, और ईसीयू को अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करनी जरूरी है। देखो 9(5) में मैंने आपको बताया था कि अगर सारा का सारा टैक्स ईसीयू को ही पे करना है, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज थी, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? ओके मैम। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 9(5) एंड सेक्शन 52। सेक्शन 9(5) वाले ईसीयू में और सेक्शन 52 वाले ईसीयू में क्या फर्क है? सेक्शन 9(5) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाता है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाता है, लेकिन यहाँ पे टीसीएस लगता है। यहाँ पे ईसीयू टीसीएस कलेक्ट करेगा, जीएसटीआर 8 के अंदर फाइल कर देगा। यहाँ पे नोटिफाइड सर्विसेज जो है सिर्फ वही आती है। यहाँ पे बाकी जितनी भी ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी ना, जो ईसीयू के थ्रू दे रहे हो, यहाँ सब आ जाएंगी 52 के अंदर। यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा? ईसीयू टैक्स पे करेगा। यहाँ कौन टैक्स पे करेगा? सप्लायर पे करेगा जीएसटी। यहाँ पे तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा, ईसीयू तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगा, ईसीयू को जीएसटी पे नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सप्लायर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 9(5) के अंदर अगर ईसीओ ही टैक्स पे कर रहा है तो उसको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की, यहाँ पे जरूरत है। यहाँ सप्लायर जीएसटी नंबर लेगा। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? यहाँ तो ईसीओ इशू कर देगा 9(5) में, लेकिन 52 में कौन इशू करेगा जी? सप्लायर इशू करेगा, ठीक है। रिटर्न्स R1 और 3 भी भरेगा ईसीओ, लेकिन 52 के अंदर ईसीओ को क्या भरेगा? जीएसटीआर 8, ठीक है। ईसीओ क्या फाइल करेगा? जीएसटीआर 8। अच्छा तो R13 भी फाइल नहीं करनी? R13 भी फाइल करेगा ना, R13 भी अपनी सप्लायर फाइल करेगा, लेकिन ईसीओ क्या कर रहा है? ईसीओ तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो सिर्फ जीएसटीआर 8 फाइल करेगा। क्लियर? आईटीसी की अगर हम बात करें, यहाँ पे ईसीओ को अगर एलिजिबिलिटी उसकी आ रही है लेने की, तो ईसीओ जो है आईटीसी ले सकता है। टीसीएस जो है, टीसीएस का अमाउंट आपके कैश लेजर में जाएगा, उसको तो जैसे मर्जी चाहो वैसे यूज कर लेना।
क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। नाउ एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, जैसे जो कैब्स हैं, जो ओला उबर है, वो किस में चली जाती है, 95 में। अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ टैक्स पे कर देगा। रजिस्टर्ड, सॉरी हम ओला उबर की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा ईसीओ पे करेगा। लेकिन होटल और हाउसकीपिंग के केस में कौन पे करेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर पे कर देगा, अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ पे कर देगा। राइट एवरीवन। लेकिन सेक्शन 52 में जितने भी आपके सप्लायर हैं सबके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। टीसीएस आपका जो भी ईसीओ है वो कलेक्ट करेगा और आपके कैश लेजर में जाके डिपॉजिट हो जाएगा उसके जीएसटीआर रेट फाइल करने के बाद। यहां तक आपको देखो डिफरेंस सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है ना तो मुझसे पूछो, मैं आप लोगों के डाउट्स लेने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सभी लोगों के डाउट्स जो है वो टाइम टू टाइम ले पाऊँ। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि 95 वाले की रिटर्न कैसे फाइल होती है और जो सेक्शन 52 वाले टीसीएस हैं उनकी रिटर्न कैसे फाइल होती है। जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं पहले हम लोग। देखो अब आ जाते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल फाइलिंग पे कि किस तरीके से ईसीओ को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, किस तरीके से सप्लायर को अपनी रिटर्न में शो करना है कि उसने ईसीओ के थ्रू कितनी सप्लाई की है। ठीक है, सप्लायर क्या शो करेगा, ईसीओ क्या शो करेगा, दोनों चीजें आज हम समझेंगे। सबसे पहले आ जाओ टेबल नंबर 14 पे। टेबल नंबर 14 पे मैंने कर्सर छोड़ दिया, देखो ध्यान से ऊपर लिखा क्या हुआ है। टेबल नंबर 14 पे आप कर्सर रखो, देखो डिटेल्स ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स on which e-commerce operator is liable to collect tax under section 52। सेक्शन 52 में ईसीओ ने मतलब कितना लाइबल है टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफ द एक्ट और लाइबल टू पे अंडर सेक्शन 95, यानी 95 के तहत कितना उसको पे करना है। देखो इसको मैं जूम कर रही हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ो लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 52 के अंदर लाइबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके थ्रू आपने जितनी सप्लाईज की, डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपने मेड थ्रू यानी कितनी सप्लाई की है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जिसके ऊपर ईसीओ ने टैक्स कलेक्ट करना है 52 के अंदर। ठीक है, बाद में क्या लिखा हुआ है, और लाइबल टू पे टैक्स अंडर 95, या फिर ईसीओ ऐसी कौन सी सर्विसेज दी है जिसमें ईसीओ लाइबल है 95 के ऊपर टैक्स पे करने के लिए। सबसे जरूरी बात, सप्लायर टू रिपोर्ट। सबसे नीचे देखो मैंने हाईलाइट भी इसीलिए किया आपको अच्छे से दिख जाए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सप्लायर टू रिपोर्ट, यानी टेबल नंबर 14 की रिपोर्टिंग ईसीओ को नहीं करनी। सबसे पहली बात, टेबल नंबर 14 ईसीओ को फाइल नहीं करनी। टेबल नंबर 14 कौन फाइल करेगा जी, सप्लायर फाइल करेगा। सप्लायर इसमें क्या बताएगा, सप्लायर सबसे पहले ये बताएगा कि जिन सप्लाईज के ऊपर ईसीओ ने टीसीएस कलेक्ट किया है, मैंने कौन सी सप्लाई है जो ईसीओ के थ्रू दी है जिसके ऊपर उसने टीसीएस कलेक्ट किया है वो कितनी है। पहली बात तो ये बताएगा। दूसरी बात, कितनी सप्लाईज मैंने 95 वाली ईसीओ के थ्रू दी है जिसके ऊपर ईसीओ टैक्स पे करेगा। इसकी बाइफर्केशन आपको कहां देनी है जी, टेबल नंबर 14 में। किसको देनी है, सप्लायर को देनी है। फिर से मेरी बात ध्यान कर लो, सप्लायर ईसीओ के प्लेटफॉर्म से किसको सर्विसेज दे रहा था, रिसीवर को। ईसीओ इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, ईसीओ सिर्फ क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये वाली जो टेबल नंबर 14 है ये ईसीओ फाइल नहीं करेगा। यहां बाइफर्केशन कौन देगा, यहां बाइफर्केशन देगा आपका सप्लायर। बात समझ में आ गई, यहां बाइफर्केशन कौन देगा, आपका सप्लायर देगा। अब देखो यहीं पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझाती हूँ। कोई भी एक सप्लायर है, जैसे XYZ सप्लायर है जिसकी मैं जीएसटी रिटर्न फाइल कर रही हूँ, उसने टोटल 10,000 का माल बेचा। उसने टोटल कितने का माल बेचा जी, 10,000 का माल उसने बेचा। 10,000 के माल में से, मैं सबसे पहले सेक्शन 52 वाले ईसीओ की बात कर रही हूँ, 10,000 में से उसने जो खुद से माल बेचा वो है 8,000 का। खुद से उसने 8,000 की सेल की। ईसीओ अंडर सेक्शन 52, ईसीओ अंडर सेक्शन 52 उससे कितने का माल बेचा, उसने माल बेचा जी 2,000 का। टोटल 10,000 की सेल थी, 8,000 की सेल उसने खुद से की, 2,000 की सेल उसने ऐसी ईसीओ के थ्रू की जो सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करता है। यहां तक समझ में आ गया। अब वो अपनी जीएसटीआर 1 में ये पूरी की पूरी फाइलिंग किस तरीके से दिखाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट जीएसटीआर 1 में वो सेल कैसे दिखाएगा।
बात समझ आई। अब इस 10,000 को भी अगर मैं बाइफरकेट कर दूं, इस 10,000 में B2B सप्लाई है जी 6,000, B2C सप्लाई है, ध्यान से समझते जाना, B2C सप्लाई है 2,500 और नील रेटेड की जो सप्लाई है वो है 1,500। बात समझ में आ गई। B2B B2C नील रेटेड तीनों सप्लाई आपको दे दी, टोटल मिला के 10,000 आ रहे हैं और इसको मैंने 8,000 यहां से किया, 2,000 यहां से किया। बिल्कुल प्रैक्टिकली हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल बना दिया। कैसे दिखाओगे इसको, कैसे शो करोगे अपनी जीएसटी रिटर्न में, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि अच्छे से आप लोगों को इंटरलिंक करके मैं यहाँ पे समझा पाऊंगी। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने जीएसटी पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी B2B सप्लाई आपकी कितनी आ रही है जी 6,000। तो ये जो आपके पास टेबल नंबर 4 है, टेबल नंबर 4 में मैं अपनी B2B सप्लाई जो है वो शो कर दूंगी। कितनी सप्लाई है जी B2B, मैम 6,000 की सप्लाई है, तो 6,000 की सप्लाई यहाँ पे शो कर दो B2B में। देखो मैंने आपको टेबल नंबर 4 फाइल करनी सिखाई हुई है, आप उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और अपनी जितनी भी बिल्स हैं यहाँ पे डाल दो। 6,000 की सेल मैंने यहाँ पे दिखा दी। अब यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइस नहीं है, स्मॉल इनवॉइस है, 2,500 की सेल है, तो मैं यहाँ B2C अदर्स में दिखा दूंगी 2,500 की सेल। ठीक है, नील रेटेड सप्लाई कितनी है मेरी 1,500, मैंने यहां दिखा दी। मैम सारी सप्लाई आपने यहां दिखा दी, कितनी होगी 6,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500, मैम 10,000 की आपने टोटल सेल दिखा दी। हाँ जी 10,000 की मैंने टोटल सेल दिखा दी, जहां दिखानी थी मैंने टोटल सेल दिखा दी। मैम ईसीओ का तो कुछ नहीं किया आपने, आप अपने एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, आपने लिखा है कि 8,000 सेल हमने खुद से की, 2,000 सेल हमने ईसीओ के थ्रू की। इसका क्या करना है, इसको भी आपने दिखाना है। कहाँ दिखाना है, ये जो 2,000 की सेल आपने ईसीओ के थ्रू की है वो यहाँ दिखानी है। वो 2,000 की सेल आप लोग यहाँ दिखाएंगे। मैम आप गलती कर रहे हो, गलती क्या कर रहे हो, आपने 6,000 यहाँ दिखा दिए, 1,500 यहाँ दिखा दिए, 2,500 यहाँ दिखा दिए, 10 ये हो गए, 10 जमा 2 12 हो गए, आपने टोटल 12,000 की सेल दिखाई है। आपने टोटल कितने की सेल दिखाई, 12,000 की सेल दिखाई है, आपने गलत फाइल किया। मैंने गलत फाइल नहीं की है, ध्यान से समझना, मैंने गलत फाइलिंग नहीं की है। कैसे, देखो जो ये टेबल नंबर 14 है, टेबल नंबर 14 सिर्फ आपसे ब्यौरा मांग रही है, बाइफरकेशन मांग रही है। सिर्फ मुझे ये बता दो कि आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई कितना किया है, आपने किस ईसीओ से सप्लाई किया, कौन से ईसीओ से आप सप्लाई कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कितना कर रहे हो। सिर्फ यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। 52 की बात कर रही हूं मैं, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिटेल देनी है। अपनी फाइलिंग पूरी दिखाओ ना, B2B की पूरी दिखाओ, B2C की, एक्सपोर्ट की, सारी फाइलिंग पूरी डालो। यहाँ पे अपने टोटल की टोटल, बाकी जो टेबल्स बच गई टेबल नंबर 13 तक जितना फाइल करना है करो, XYZ, हमने कब रोका। बस लास्ट में आके ये बता देना कि ईसीओ के थ्रू कितना किया। ठीक है मैडम बता दिया, लेकिन अब एक बात बताओ ना, जब ये R1 यहां से 3B में जाएगी तो टैक्स भी तो 12,000 पे आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि टेबल नंबर 14 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होती। फिर से सुन लीजिएगा, ऑटो पॉपुलेट नहीं होती। कौन से वाली, सेक्शन 52 वाली, जो अंडर सेक्शन 52 टीसीएस कलेक्ट करता है इसी, उसकी डिटेल टेबल नंबर उसकी डिटेल GSTR 3B में नहीं जाती। देखो मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लेकर के रखा है आपके पास। जब आप इसको ओपन करेंगे ना टेबल नंबर 14 को, मैं GST पोर्टल पे भी बताऊंगी, ऐसा मत सोचो पोर्टल पे नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मैं लिख के यहाँ समझा सकती हूँ मैं पोर्टल पे नहीं समझा सकती, वहां सिर्फ मैं बोलूंगी। ठीक है, वहां भी मैं आपको समझाऊंगी, पूरा डिटेल में समझाऊंगी, प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बताऊंगी कहाँ पे क्या एंटर करना है। लेकिन समझ लो, जब आप इस टेबल नंबर 14 पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। वहां पे इस पेज पे ध्यान से देखो, दो ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, एक तो ये TCS वाला, ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसकी बात कर रही हूँ, ये क्या, ये 95 वाला, ये जो ऑप्शन आपको दे रखे ना ये TCS वाला। अभी देखो एक ही पे फोकस करो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, TCS वाले की। TCS जो है, यहाँ पे जो आपने बाइफरकेशन डाली, यहाँ पे मैं एंटर करूंगी 2,000 की डिटेल, यहाँ पे TCS पे जाके मैं ऐड रिकॉर्ड पे जब क्लिक करूंगी 2,000 की डिटेल मैंने वहां पे मेंशन कर दी। ये आपकी 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, ध्यान से समझ लो, ये 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। अच्छा मैम ये 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, तो यानी 3B में सिर्फ ये 10,000 जाएंगे, यहां से सिर्फ बाइफरकेशन जाएगी। हाँ जी, अगर 52 वाला है तो ECO,
मैं 95 की बात नहीं कर रही हूं, ध्यान से समझो, मैं इस 95 की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ इस 52 वाले की बात कर रही हूं। टेबल नंबर 14 में अगर ईसीओ अंडर सेक्शन 52 जो कि सिर्फ टीसीएस कलेक्ट करता है उसकी बाइफरकेशन दोगे तो ये 3B के अंदर नहीं जाएगी। यहां तक बात मेरी समझ में आ गई मैम। तो इसी खुशी में जीएसटी पोर्टल पे चलो, वहां पे तुम लोगों को समझाती हूँ। लो जी, आ गए हम जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद टेबल नंबर 14 को सबसे पहले क्लिक कर दो। मैंने टेबल नंबर 14 को क्लिक कर दिया। यहां से लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 आ गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना पहले जा करके, ठीक है। बहुत डिटेल में वीडियो आप लोगों को दे रही हूं मैं। और अगर आप लोगों को और भी कोई टॉपिक में ऐसी इशू है तो आप मुझे बताओ, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को कोशिश करूंगी कि वीडियोस भी बना करके दूं, डाउट्स भी आप लोगों के लूंगी। और अगर आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन कर लेना, जितनी भी पीडीएफ के नोट्स है या अदर आपको कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं वहां पे आप लोगों को फॉर्मेट प्रोवाइड कर पाऊंगी। नाउ यहाँ पे आपको क्या देना है, जो भी आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। जितनी वैल्यू यानी 2000 की वैल्यू हमने यहाँ से सप्लाई की थी वो आप दे दोगे। जितना सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है वो आप यहाँ पे दे दोगे और सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ईसीओ का आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर प्रोवाइड कर देना है क्लाइंट का। अब इसके सॉरी प्लेटफॉर्म का, वो आपका क्लाइंट नहीं है। बैक पे क्लिक कर रही हूँ मैं क्योंकि रेंडमली मैंने आपको सिखा दिया आपने फाइल क्या करना है, ठीक है। देखिए यहां तक आपको सेक्शन 52 वाले एसीओ का प्रोसेस समझ में आ गया। आपको सेल कैसे दिखानी है, किस तरीके से आपको टेबल 14 में उसकी बाइफरकेशन देनी है। अब हम बात करेंगे 95 की कि यहाँ पे इसी टेबल नंबर 14 में 95 के अंदर आपको क्या शो करना है। वो 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा नहीं होगा, कंप्लीट डिटेल में मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगी। देखो 95 की जब मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कितने की सेल की, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। अब आपने 10,000 की सेल की, मैं सेम वही एग्जांपल लेकर के चल रही हूं। आपने कितने की सेल की, 10,000 की। 10,000 में से आपने खुद से सेल की है 8,000 की और ईसीओ के थ्रू आपने कितने की सेल की है जी, ईसीओ के थ्रू आपने सेल की है 2,000 रुपीज की। क्लियर। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे मैं पर्सन कंसीडर कर रही हूँ, इसका कोई भी रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब इसने 8,000 तो खुद से सेल की, 2,000 ईसीओ के थ्रू सेल की। तो ये अपनी सेल को किस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे ये जो 2,000 की सेल है, सबसे पहले तो ये समझना 2,000 की सेल पे टैक्स कौन पे करेगा। मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ तभी मैंने आपको बाइफरकेट करके बता रही हूँ। मैं 95 की कौन सी सर्विस की बात कर रही हूँ, मैं होटल या हाउसकीपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा जी, इसके ऊपर ईसीओ टैक्स पे करेगा। क्लियर। इसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगा, ईसीओ टैक्स पे करेगा। तो ईसीओ यहाँ पे जो 2,000 रुपए हैं वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी 8,000 की जो ये 8,000 की सर्विसेज हैं, ये 8,000 की सर्विसेज आपने खुद से जो है सप्लाई की है। इसमें जितनी भी B2B है, हमने कितना लिया था उसको आप छोड़ दो, जो आपने सप्लाई की है उसमें फॉर एग्जांपल 5,000 आपने B2B सप्लाई की। यहाँ पे 5,000 आपकी है B2B और 2,000 आपकी है B2C, 1,000 आपकी है नील, 1,000 आपकी है नील। ये कौन सी की बात कर रही हूं मैं, इसकी जो आपने खुद से सप्लाई की, ठीक है। ये 2,000 आपकी, इसमें B2B हो या B2C हो उसको आप साइड में रखो अभी। तो आपने करना क्या है, B2B में दिखा दीजिए 2,000 5,000 रुपए ये वाले, ठीक है। B2C में मैंने दिखा दिए 2,000, नील में मैंने दिखा दिए 1,000। अब मैम बच गए ना ये वाले जो बच गए ईसीओ के थे। ईसीओ के कहाँ दिखाओगे, देखो यहाँ पे इस ईसीओ पे कौन टैक्स पे करेगा, इस ईसीओ पे तो 95 वाला ये जो सर्विस है इसके ऊपर तो ईसीओ ही टैक्स पे करेगा। जो सेक्शन 52 वाला मैंने बताया था उसके ऊपर तो सप्लायर नहीं करना था, तो मैंने यहाँ पे इन टेबल्स के अंदर सारी डिटेल दिखा दी थी, ठीक है। वहां पे मैंने इन टेबल्स के अंदर डिटेल इसलिए दिखाई थी क्योंकि वहां पे सप्लायर ही लाइबल था टैक्स पे करने के लिए। यहाँ पे सप्लायर लाइबल नहीं है, यहाँ पे तो ईसीओ वाले भैया लाइबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी बाइफरकेशन नहीं देंगे, देंगे ना बाइफरकेशन तो टेबल नंबर 14 में ही देंगे, लेकिन हम यहाँ पे टेबल नंबर 4 से लेकर के टेबल नंबर 13 तक कुछ भी नहीं शो करेंगे इस 2,000 का।
सिर्फ और सिर्फ इस 2000 को शो नहीं करेंगे, 8000 की सेल हम यहाँ पे शो कर देंगे। ध्यान से मेरी बात को समझना, 8000 की सेल शो कर दो, लेकिन आपने जो ये 2000 है इस 2000 को यहाँ पे शो नहीं करना है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है मैम, हो गई। अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, ये जो 2000 है, ये 2000 यहाँ पे कैसे शो करने हैं, और क्या जब मैं इसको यहाँ शो कर दूंगी, क्या जब मैं इसको यहाँ पे टेबल नंबर 14 में शो कर दूंगी, क्या ये 3B में जाएगा? हाँ 3B में जाएगा। तो मैम हमें तो टैक्स हमने ही पे कर दिया ना 10,000 पे। देखो 52 वाला 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था, जो TCS वाला था वो 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं बात करूं यहाँ पे 95 वाली सर्विसेज की, मैं इन सर्विसेज की बात कर रही हूं। अब मैं इस टैब के अंदर यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके ऐड कर दूंगी कितने, 2000 रुपए। ठीक है, और ये जाके आपके ऑटो पॉपुलेट होंगे 3B में। ध्यान से समझते जाओ, ये ऑटो पॉपुलेट होंगे 3B में। लेकिन मैम आप बेवकूफ बना रहे हो, मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। कैसे मैम? आपने बोला कि 8000 पे तो हम टैक्स पे करेंगे, 2000 पे टैक्स पे करेगा ECO। आपने 8000 ऊपर इन टेबल्स के अंदर शो भी कर दिए। ये देखो 5000 आपने यहाँ शो किए, 1000 यहाँ पे, 2000 यहाँ पे, 8000 ये शो कर दिए, प्लस में आप बोल रहे हो 2000 मैंने यहाँ पे शो कर दिए, और ये 3B के अंदर भी चले जाएंगे, तो टैक्स तो हम ही को भरना पड़ जाएगा। देखो टैक्स नहीं भरना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइफरकेशन जाएगी 3B में भी। कैसे जाएगी मैम? यहाँ पे इस टेबल में आकर के आपका वो जो 2000 रुपए यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। देखो टैक्स के कॉलम यहाँ पे सब ब्लॉक्ड है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट यहां आकर के आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी। मेरी बात समझ में आई? यहां से ये आपकी, मैम फिर अमाउंट को क्यों ऑटो पॉपुलेट करवाया वो भी मैं आपको बताती हूँ, कंसेप्ट पूरे क्लियर करूंगी। ठीक है, लेकिन एक आप लोगों से उम्मीद है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि देखो थोड़ा सा उम्मीद हमें भी रखनी पड़ती है। आगे देखिए टैक्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ECO on which ECO operator is liable to pay tax under section 95। जो 95 के थ्रू आप सप्लाई करते हो ना, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी 3B में, टेबल 3.1.1 में। मैम प्रैक्टिकली दिखाओ, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, इसको तो समझ लो, वो यहाँ पे आके ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। क्लियर? ओके मैम, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे दिखाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी जब मैं बात कर रही थी ना 52 वाले ECO की, तो वहां पे उसने 10,000 सेल की थी, वो 10 की 10,000 सेल ऊपर वाली टेबल्स में मैंने शो कर दी थी। इन टेबल्स में मैंने शो की थी 10 की 10,000 सेल, राइट और रॉन्ग की थी मैम। तो यहाँ पे वो क्या हुआ था कि R1 के अंदर यहाँ से 10,000 चली गई, 3B के अंदर भी 10,000 चली गई, क्योंकि टैक्स तो उसी ने पे करना था ना, यहाँ तो सिर्फ बाइफरकेशन दी थी, तो R1 3B यहाँ से मैच हो गया था। बट अगर मैं बात करूं 95 वाले ECO की, तो 95 वाले ECO में क्या हुआ, यहां से कितनी ऑटो पॉपुलेट हुई? 8000। ठीक है, प्लस यहां से कितनी ऑटो, यहां से भी तो ऑटो पॉपुलेट होगी ना R1 में, क्योंकि सेल तो वो आप ही की है, यहाँ पे तो आई नहीं है। अगर यहाँ पे और 3B में ऑटो पॉपुलेट ही ना हो, तो आप सोच के देखो ना आपकी सेल कितनी काउंट होगी। सेल कल को इनकम टैक्स पर्पस के लिए आप तो कह दोगे मेरी 8000 की सेल है, 8000 की थोड़ी है, ये 2000 की सेल यहाँ पे भी तो है जिसके ऊपर ECO टैक्स पे करेगा। माना आपने टैक्स पे नहीं करना, ECO टैक्स पे कर रहा है, लेकिन सेल तो आप ही की है। तो यहां से हमने 2000 ले लिए, टोटल सेल आपकी कितनी बनी? 10,000, लेकिन 2000 के ऊपर टैक्स कौन देगा? ECO। अगर यहां से सिर्फ 8000 ही 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, ये 2000 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे, तो आपके तो 3B R1 में आके डिफरेंस खड़ा हो जाएगा ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस 8000 के साथ ये 2000 को भी ऑटो पॉपुलेट कर दिया, लेकिन टैक्स आपसे नहीं भरवाया, ताकि आपकी R1 और 3B आपस में क्या हो जाए, मैच हो जाए। ठीक है, ये R1 और 3B यहां से आप लोगों की क्या हो गई, मैच हो गई। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गया? ठीक है मैम, अब एक बार में क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। GST पोर्टल पे हम लोग चलते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ। अगर मैं बात करूं सेक्शन 52, जो उस ECO की जिसने TCS कलेक्ट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट अपनी सेल दिखा दोगे टेबल नंबर 13 तक। सेल दिखाने के बाद आपने टेबल 14 में सिर्फ और सिर्फ बाइफरकेशन दिखाना है। क्लियर? 3B में ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगी TCS वाले केस में, लेकिन 95 वाले केस में आपको क्या करना है, जो आपकी सेल बिना ECO वाली है वो टेबल नंबर 13 तक आप दिखा देंगे, टेबल नंबर 4 से 13 तक। और जो सेल
जो सेल आपकी ईसीओ के थ्रू हुई वो टेबल नंबर 14 में दिखाओगे। 14 की सेल 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट तो होगी, लेकिन वहां पे टेक्स्ट पे नहीं करना है। ठीक है, अब पहले तो देखो दिखानी कैसे है सेल। टेबल नंबर 14 पे गए, 95 वाले ईसीओ पे गए, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ईसीओ का जीएसटी नंबर डालना है, वैल्यू ऑफ सप्लाईज आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जैसे आप यहाँ पे ईसीओ का जीएसटी नंबर डालोगे, नेम तो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। देन आपको सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका जो इनवॉइस है वो एंटर हो जाएगा। इनवॉइस वाइज कोई डिटेल नहीं देनी, मतलब जीएसटी जो भी है ईसीओ वाइज आपको डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है मैम, टेबल नंबर 14 में 95 कैसे जाएगा हमने देख लिया, लेकिन आप मुझे 3B और दिखा दो, 3B में कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा। देखो मैं आपको ले आई हूँ 3B पे। 3B में देखो ये जो हमारे पास टेबल है, टेबल 3.1.1, इस टेबल पे आप लोग जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को ये टेबल जो दिख रही है, इसके ये सेकेंड पार्ट में आप लोगों के पास यहाँ पे आकर के वो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात, यहाँ पे आपका डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। मैम यहाँ भी तो 95 लिखा है, ये 95 अलग है, ये टेबल नंबर 15 से यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। 15 टेबल अभी हम देखेंगे वो कहाँ फाइल होगी, किस तरीके से फाइल होगी। टेबल नंबर 14 तक सारा आप लोगों को क्लियर हो गया। जो चीज क्लियर नहीं हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और साथ के साथ मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा एक टाइम शेड्यूलिंग बनाई जाए जिसमें मैं लाइव डाउट्स आप लोगों के ले पाऊँ। हम लोग आधे घंटे का एक सेशन रखा करेंगे वीकली बेसिस पर, जिसमें लाइव में आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन रखूंगी, या एक हम टॉपिक रखेंगे पर्टिकुलर जिससे रिलेटेड हम डाउट्स वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो लाइव सेशन में डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी मुझे बताना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टेबल नंबर 15। टेबल नंबर 15 में किसको टेबल फाइल करनी है? टेबल नंबर 15, पहले तो इस चीज को समझो। देखो टेबल नंबर 15, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने सप्लाई की है, कौन सी सप्लाई, ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स, यानी 95 वाली वो सप्लाईज जिसके ऊपर ईसीओ टैक्स पे करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट, इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा जी? इसकी रिपोर्टिंग करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था इस चीज को डिटेल में, जब हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता है यहाँ पे ऊपर डिटेल आ जाती है वो किससे फाइल करनी है। जब मैंने आपको ये वाली टेबल डिस्कस करवाई थी, टेबल नंबर 14, यहाँ क्या लिखा हुआ था? सप्लायर टू रिपोर्ट। यहाँ लिखा था सप्लायर रिपोर्ट करेगा, यहाँ लिखा हुआ है जी ईसीओ रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 95 टेबल किसको रिपोर्ट करनी है? ईसीओ को रिपोर्ट करनी है। कौन सी? जिसके ऊपर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करना, ईसीओ ने टैक्स पे करना है, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। क्लियर? यहाँ पे कौन रिपोर्ट करेगा? ईसीओ रिपोर्ट करेगा। ऐसा ईसीओ जो 95 में टैक्स देने के लिए लायबल है, उसको अपनी सेल्स यहाँ पे दिखानी है। जब आप इस टेबल को क्लिक कर दोगे, टेबल नंबर 15 को, तो आपके पास देखो ये वाली टेबल जो है ये ओपन हो जाएगी। आपके पास ये वाली टेबल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 4 तरीके की बाइफरकेशन मिलेंगी, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। मैम ये क्या स्यापा है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो सप्लाई कौन किसको करता है? जो सप्लायर होता है वो रिसिपिएंट को देता है। कहाँ से कहाँ मूव ऑन होती है गुड्स और सर्विसेज? सप्लायर से रिसिपिएंट के पास। अब ये क्या कह रहा है? सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। ये कह रहा है सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, ये कह रहा है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है? दोनों के दोनों अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, ये आपके पास दोनों क्या हो गए? अनरजिस्टर्ड हो गए। ठीक है मैम, तो इसका अब हमें करना क्या है? आपको करना ये है कि अगर दोनों के दोनों रजिस्टर्ड है तो इस टैब के अंदर आप इंफॉर्मेशन दोगे। सप्लायर रजिस्टर्ड और ये अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ इंफॉर्मेशन दोगे। ठीक है, जो जिस केस में आ रहा है आप उस टैब के अंदर इनकी इंफॉर्मेशन दे दोगे। ठीक है मैम, दे देंगे। अब होगा क्या? सबसे पहले तो आपको डेबिट क्रेडिट नोट के केस में यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर तो रिसीवर रजिस्टर्ड है, आपके पास 2 केस दे रखे हैं जहां पे रिसीवर रजिस्टर्ड है, रिसीवर को देखना है। अगर रिसीवर रजिस्टर्ड है तो आपको डेबिट क्रेडिट नोट, आपको डेबिट या फिर जो क्रेडिट नोट है वो अलग से दिखाने पड़ेंगे।
आपको डेबिट क्रेडिट नोट को अलग से दिखाना होगा। बट अगर आपके पास जो रिसीवर है, रिसीवर अनरजिस्टर्ड है, तो नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट आपको सेल दिखानी पड़ेगी। सेल को क्या करना है, नेट कर देना है डेबिट क्रेडिट नोट से। जैसे सेल आपकी हुई 10,000 की और डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी इशू हुए, आपके क्रेडिट नोट गए फॉर एग्जांपल 2,500 के, तो वो इसमें से माइनस करके सेल कितने की दिखा दोगे, सीधा डायरेक्ट 7,500 की। क्लियर हुई मेरी बात, यहाँ पे सीधा 7,500 की आप क्या दिखा देंगे जी, सेल दिखा देंगे। क्लियर। और अगर यहीं पे डेबिट नोट इशू करने हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देना। क्लियर, अलग आपको कुछ भी बाइफर्केशन नहीं देनी। लेकिन अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड की, तो ये आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे, ये डेबिट क्रेडिट नोट आपके अलग से जाएंगे। क्लियर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे चारों आपको बाइफरकेट करके दिखा देनी है सप्लाई। ये चारों सप्लाई जब आपने यहाँ से बाइफरकेट करके दिखाई, ये वाली रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यू टू आर और यू टू यू, ये जो आपने सेल यहाँ से दिखाई, क्या ये सेल आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट होंगी? आपके पास 52 के जो ECO वाली थी, ठीक है, वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई थी। 95 वाली जो सप्लायर था, सप्लायर इन्फॉर्म कर रहा था इसको, ठीक है, अब वाली को ECO फाइल करेगा। 95 वाली जो सप्लायर ने की थी वो ऑटो पॉपुलेट हुई थी, लेकिन टैक्स नहीं गया था। लेकिन अब आपके पास ये टेबल नंबर 15 कौन फाइल कर रहा है जी, ECO फाइल कर रहा है। टेबल नंबर 15 कौन फाइल कर रहा है, ECO फाइल कर रहा है। तो अगर ECO फाइल कर रहा है, क्या वो 3B में ऑटो पॉपुलेट होगी? हाँ, वो 3B में ऑटो पॉपुलेट होगी, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगी। यहाँ पे उसकी टैक्सेबल वैल्यू भी आएगी, उसका टैक्स भी आएगा, CGST SGST सब कुछ आएगा। तो मैम क्या यहाँ पे टैक्स भी पे होगा? हाँ, ये कौन देखो टेबल नंबर 15 कौन फाइल कर रहा है, ECO फाइल कर रहा है, जिसको 95 के अंदर टैक्स पे करना है। एक्चुअल में टैक्स कौन पे करेगा, ECO ही तो पे करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑटो, यहाँ पे आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी सेल भी और GST की अमाउंट भी। यहाँ पे आपको इस अमाउंट को पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारा का सारा पे होगा कैश में। ECO इसको किस में पे करेगा जी, ECO कैश में पे करेगा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर यकीन नहीं होता मैं आपको एडवाइजरी दिखाती हूँ। देखो ये एडवाइजरी आई थी हमारे पास, ठीक है, ये एडवाइजरी आई थी 26 दिसंबर 2022 को। यहाँ पे जब आप देखोगे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि द वैल्यूज शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल नंबर 3.1.1 of corresponding table 3B of such liabilities is to be paid by the ECO in GSTR 3B in cash। तो यानी ये सारा का सारा पैसा आपके पास कैश में आपने पे करना है, अदर देन कैश आप पे नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है मैम, डन। अब हम आ जाते हैं अपनी GSTR 1 पे। GSTR 1 में हमें टेबल नंबर 15 यहाँ पे फाइल करनी है। टेबल नंबर 15 को ओपन करो। सबसे पहले देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास, सबसे पहले रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, आपने क्या करना है, सप्लायर का GST नंबर डालना है, ठीक है। सप्लायर का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रिसिपिएंट का GST नंबर जाएगा, नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, POS यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सेव के बटन पे इधर क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिसिपिएंट टू रिसिपिएंट सारी डिटेल्स आपकी एंटर होंगी, ध्यान रखिएगा। देन हम बात करते हैं रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की, ठीक है। इस टैब को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे सप्लायर का जो GST नंबर है वो आप एंटर करोगे, POS यहाँ पे एंटर करना है, नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालोगे, सप्लाई टाइप आपकी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगी और यहाँ पे आपने रेट सिलेक्ट कर लेना है, राइट। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आ गया अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, यानी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है। आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। इस टैब पे क्लिक करने के बाद रिसिपिएंट देखो रजिस्टर्ड था तो रिसिपिएंट का यहाँ GST नंबर डालो, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा नेम। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा, डेट डालोगे, टोटल वैल्यू आपको डालनी है सप्लाई की, POS यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सप्लाई टाइप आ जाएगी आपकी, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, हर एक उसमें खुलेगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल के आपको सेम उसी तरीके से इनवॉइस एंटर करना है जैसे GSTR 1 में करते हो। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे हरियाणा को सिलेक्ट कर लेती तो यहाँ पे सप्लाई टाइप इंट्रास्टेट आ जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो गया अपने आप ही, यहाँ पे स्टेट से ऑटो पॉपुलेट होगा। देन आपको यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देनी है
वैल्यू एंटर करने के बाद आप लोग सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे GSTR 1 के अंदर हम लोग एंटर करते थे ना वैल्यू, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू एंटर करते थे, यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू एंटर करते थे, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू के अंदर इनवॉइस वैल्यू आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट आ गया आपका अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड वाले टैब को ओपन करो। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड में आपको ज्यादा कोई डिटेल नहीं देनी, किसी का कोई GST नंबर नहीं जाएगा, जस्ट आपको POS सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस बेस पे आपके पास आ जाएगा IGST है, CGST है या SGST है, टैक्सेबल वैल्यू डालें, रेट डालें और ऑटोमेटिकली आपका जो IGST है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे हरियाणा सिलेक्ट कर लूंगी तो देखो ऑटोमेटिकली CGST SGST आ जाएगा। सेव के बटन पे क्लिक करके आपको ये डिटेल्स यहाँ पे सेव कर देनी है। तो देखो बहुत इजी प्रोसेस हमारे पास था। टेबल नंबर 14 कैसे फाइल करनी है, 15 कैसे फाइल करनी है, अब मैं आपको दिखाऊंगी 3B में कैसे ऑटो पॉपुलेट होगी। बस बाइफर्केशन आपको क्या समझना है कि 14 में कौन सा पर्सन अपनी डिटेल देगा, 15 में किसको डिटेल देनी है, किस तरीके से डिटेल देनी है, ठीक है। 9(5) में कौन टैक्स पे कर रहा है, 52 में कौन कर रहा है, ECO किस तरीके से अपनी जो है डिटेल्स देगा 15 के अंदर। तो मेथड समझना जरूरी है, अदरवाइज कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर फाइल करने में। अब देखो अगर मैं बात करूँ ना तो ECO ने जो अपने रिटर्न फाइल की GSTR1 3B में कहाँ ऑटो पॉपुलेट होगी, ये आपके पास टेबल दिख रही है 3.1.1, यहाँ पे आप लोग जाओ, इसमें जो आपके पास फर्स्ट टेबल आ रही है यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। और टैक्स ध्यान रखिएगा, टैक्स उसको पे करना पड़ेगा कैश के अंदर ही ECO को। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देख लिया कि टेबल नंबर 14, 15 किस तरीके से आप लोग फाइल करोगे, कैसे ECO जो है वो 2 तरीके के होते हैं, उसमें क्या क्या फर्क होता है, कंप्लीट डिटेल में मैंने आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों की जरूर कोशिश करती हूँ डाउट्स लेने की। और अगर कोई ऐसी वीडियो है जो आप लोग चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर डालूँ, लेकर के आऊँ, तो मुझे वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने नया बनाया है, उसका मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। PDF के नोट्स चाहिए, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बहुत लेबर मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना कंसीडरेशन आप लोगों का भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।